everyone, welcome to the session. Today is 16th of January and we are going to discuss current affairs from 15th January. So let's start the session. The very first segment here in the session is discussing the question answers जो मैंने आपको last session में पूछे थे. The first question that I asked you in the last session was which Indian Army officer won UN Secretary General's Award 2025 in gender category? And the right answer is the B, Major Swati Shant Kumar. Next question था regarding the non-fossil fuel installed capacity of India as per the Union Ministry of New and Renewable Energy in 2025. इसके regarding आपको चार statements दिए थे, आपको बताना था कौन से statements यहाँ पर correct हैं. And इसका right answer है 1, 2, 3 and 4. All the statements are correct regarding the question. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. The first news is PFRDA में एक 15 member high level expert committee बनी है. तो चेयर कर रहे हैं आईपीबीआई दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन एमएस साहू जी, फॉर्मर चेयरमैन, राइट. जिसमें इनका मेन काम है, इस कमेटी का ये काम रहेगा कि आपको एक प्रॉपर रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करना है सो दैट एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया जा सके एंड उससे एश्योर्ड पे आउट दी जा सके नेशनल पेंशन सिस्टम में. रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके व्हाइल रिटेनिंग इट्स मार्केट लिंक नेचर. तो यहाँ पर कई सारे मैंडेट है जिसमें आपको डेवलपिंग मार्केट बेस्ड लीगली इन्फोर्सेबल गारंटीज, एक सीमलेस सब्सक्राइबर ट्रांजिशन करना जो है इसको इंश्योर करना फ्रॉम एक्यूमुलेशन टू डिप्लेशन फेसेस, लॉकिंग पीरियड्स, विड्रॉल लिमिट्स, प्राइसिंग, फी स्ट्रक्चर, इन सभी को डिफाइन करना, एक स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्लोजर यहाँ पर लेकर के आना जिससे कि मिस सेलिंग को जो है रोका जा सके. एंड ये सभी चीजें अलाइन होंगी पीएफआरडीए एक्ट एंड विकसित भारत 2047 विजन के अकॉर्डिंग. फॉर अस द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज पीएफआरडीए के द्वारा एक 15 मेंबर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिससे कि एनपीएस के अंतर्गत एश्योर्ड पे आउट किया जा सके और उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है जो उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सके. इसे चेयर कर रहे हैं एमएस साहू जी जो फॉर्मर आईबीबीआई चेयरपर्सन रह चुके हैं. पीएफआरडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. चेयरपर्सन है शिव सुब्रमण्यम रमन एंड फाउंडेशन था इसका 2003 में. नेक्स्ट है हमारी इंडिया ब्रिक्स 2026 की प्रेसिडेंसी का चार्ज ले चुका है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने एक ऑफिशियल वेबसाइट थी और लोगो लॉन्च करा है इसके लिए जिससे कि कंट्री की चेयरमैनशिप को हाईलाइट किया जा सके एंड विल अडॉप्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड पीपल सेंट्रिक. इंडिया ऑफिशियली इस प्रेसिडेंसी को इसके फोर्थ टर्म में दैट इज ऑन द 1 जनवरी 2026 ऑलरेडी टुक ओवर कर चुका है. लास्ट टाइम 2021 में जो चेयरशिप है वो इंडिया के पास में थी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक. The logo of the summit under India's BRICS chairship is designed on the lotus flower. The middle portion depict करता है salutation namaste and it incorporates the color of all 11 BRICS member. कितने members है? 11 members है. कौन-कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया. से ये रिफ्लेक्ट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इसे सिलेक्ट किया गया है. एक ओपन कॉन्टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च करा था ऑन इट्स सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म एंड उसी के थ्रू इस पर्टिकुलर इसे सिलेक्ट किया गया है. ऑफिशियल थीम है इंडिया के ब्रिक्स चेयरशिप की दैट इज अ बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो जयशंकर जी जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी के लिए इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट और थीम लॉन्च करी है, लोगो लॉन्च करा है जिससे इसको और ज्यादा रिकॉग्निशन मिल सके. बेसिकली लोगों के अंदर आप देखेंगे एक लोटस फ्लावर है और बीच में एक सेलिब्रेशन है नमस्ते का एंड इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द कलर्स ऑफ द ब्रिक्स मेंबर्स. डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट किया जा सके. इस साल की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ब्रिक्स मेंबर यू कैन सी हियर. ब्रिक्स की चेयरपर्सनशिप देखिए 2026 के पास है इंडिया के पास में. नाउ छत्तीसगढ़ हैज टेकन अमंग द लार्जेस्ट स्टेट में वो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा है बाय जनरेटिंग 50,60,941 आईडीज फॉर स्टूडेंट्स. Now, ये 88.60% कवरेज है आउट ऑफ 57,10,207 स्टूडेंट्स इन 57,045 स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो बेमेतरा जो है हाईएस्ट कवरेज देखा गया है जिनके पास उनकी अपार आईडीज है. देन राजनांदगांव जिसमें 96.38% का कवरेज देखा गया है.
इसी के साथ यहाँ पर हम देखें तो रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतारी, दुर्ग एंड बलौदा बाजार इन्होंने अपना अपार आईडी क्रिएशन है वो कंप्लीट कर दिया है फॉर देयर 93 जो है उनके स्टूडेंट्स का कंप्लीशन हो चुका है। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट हैं जैसे कि नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर, दंतेवाड़ा and all other districts have achieved more than 80% in the APAR ID except this one. फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिससे 31 जनवरी 2026 तक सभी स्टूडेंट्स के अपार आईडी कार्ड्स को यहाँ पर लेके आया जा सके। अगर हम यहाँ बात करें अपार आईडी की तो 12 डिजिट्स होते हैं जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को अलाइन करती है। इसके थ्रू हर स्टूडेंट को एक परमानेंट डिजिटल एकेडमिक आइडेंटिटी मिलेगी जिसमें उनके सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, क्रेडिट ये सब स्टोर होंगे डिजिटल फॉर्मेट में। और ये इंडिया का वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव है। छत्तीसगढ़ लीड कर रहा है अपार सिस्टम में एंड इसमें 50,60,941 स्टूडेंट्स की आईडीज जनरेट कर चुका है। अपार इज द फुल फॉर्म ऑफ अपार का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट कवरेज देखिए अपार आईडी का तो बेमेतरा का है। रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग एंड बलौदा बाजार में 93% तक का कवरेज है एक्सेप्ट नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर एंड दंतेवाड़ा। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट का 80+% जो है कवरेज यहाँ पर देखा गया है। 31 जनवरी तक सभी स्टूडेंट्स को अपार आईडी जनरेट करना है। अपार आईडी एक 12 डिजिट का आईडी होता है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। ये अलाइन करता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को इंडिया का जो पॉलिसी है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं इंडिया के कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट दैट इज आईज गेट एलपीएम। तो सुरजीत भूजाबल ये स्पेशल सेक्रेटरी और मेंबर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के। इन्होंने इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इनॉग्रेट करा है एट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट अगरतला, त्रिपुरा। ये रियल टाइम बाई डायरेक्शनल एक्सचेंज को इनेबल करेगा बिटवीन द आइस गेट एंड द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कि लैंड पोर्ट्स पे डिजिटल इकोसिस्टम को सीमलेसली क्रिएट किया जा सके। इस इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन के थ्रू बेसिकली कुछ एफिशिएंसी है जो ऑलरेडी अचीव की जा चुकी है उस सी पोर्ट पे एयरपोर्ट पे इसे मिरर किया जाएगा। इट मींस यहाँ पे भी ये सिक्योरिटी इंटीग्रिटी प्रोसेस जो है इसको यहाँ पर लाया जाएगा जिससे कि ये इस प्रोसेस हो सके। मेन फोकस इसका रहेगा डेटा एलिमेंट्स पे जिसमें बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, आउट ऑफ चार्ज, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो। इसी के साथ इवेंट बेस्ड अपडेट, ट्रैकिंग, कार्गो मूवमेंट, स्लॉट बुकिंग टू गेट इन एंड गेट आउट सभी को इंक्लूड किया जाएगा। एक प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट है द कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट जिसमें एक हार्मोनाइज फंक्शनिंग जो है मल्टीपल बॉर्डर एजेंसीज के बीच में प्रमोट की जाएगी थ्रू शेयर डेटा, कॉमन रिस्क असेसमेंट एंड सिंक्रोनाइज डिसीजन। So integration of the Indian Custom Electronic Gateway Land Port Management System IceGate LPMS इसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट अगरतला, त्रिपुरा में अनाउंस इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो कि ऑल इंडिया सीपीआई डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा गया है। तो एनएसओ ने जो डेटा रिलीज करा है उसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर के लिए जो रहा है इट इज 1.33%। ईयर ऑन इन्फ्लेशन रेट देखें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फॉर द मंथ दिसंबर 2025 ओवर दिसंबर 2024 इट इज -2.71% व्हिच इज द प्रोविजनल। करेस्पॉन्डिंग इन्फ्लेशन अर्बन में तो इट इज 3.8% and -2.09%. Headline inflation in the sector is 0.76%, while it was 0.10% in November 2025. CFPI based inflation देखिए रूरल सेक्टर में तो इट इज -3.08%। एंड अगर नवंबर 2025 की बात करें इट वाज -4.05%। ये हम दिसंबर का डेटा पढ़ रहे हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरी टाइम दिसंबर क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिसंबर का है। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्बन सेक्टर तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 1.4% से बढ़ा है 2.03%। There is an increment which is observed in the food inflation as well from -3 to -2.09%। हाउसिंग इन्फ्लेशन देखिए दिसंबर के 0.86% रहा है अगेंस्ट 2.9% ऑफ द। एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट देखिए दिसंबर के 0.3% रहा है। हेल्थ इन्फ्लेशन इट्स 3.43 एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज 0.76%।
फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन इज 1.97%। एंड अगर टॉप 5 मेजर स्टेट्स देखिए और देखिए जिनका ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है हाई रहा है दिसंबर में, दे आर केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर। ये डेटा रिलीज करा है एनएसओ ने इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। और अगर हम यहाँ देखें, इट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सीपीआई फॉर दिसंबर 2025, इट इज 1 ईयर ऑन इन्फ्लेशन देखे रेट, तो बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सीएफपीआई फॉर दिसंबर इट इज 2.7%, -2.71। रूरल एरियाज के लिए इन्फ्लेशन रेट -3, अर्बन एरियाज के लिए -2.09 है। हेडलाइन इन्फ्लेशन रूरल सेक्टर के लिए 0.7, अर्बन सेक्टर के लिए 2.03%। सीएफपीआई बेस्ड फूड इन्फ्लेशन रूरल में 3.08 -3.08% रहा है। फूड इन्फ्लेशन -2.09% रहा है। हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.86%। एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट इज 3.32। health inflation is 3.43%, transport and communication inflation 2.76%, fuel and light inflation is 1.97%। टॉप 5 मेजर स्टेट्स जिनमें हाई ईयर ऑन ईयर देखा गया है दिसंबर में, इट्स केरला, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु एंड जम्मू। एनएसओ के चेयरमैन है प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल यूसीआई 2.2 स्टेज साइकिलिंग रेस जो रिसेंटली अनवेल किया है। दैट इज द लोगो जर्सी एंड मैस्कट ऑफ द हिस्टोरिक बजाज पुणे ग्रांड टूर, राइट। यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एंड द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें सिटी के कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड स्पोर्टिंग हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये 19 से 23 जनवरी तक शेड्यूल्ड है। 5 स्टेज रेस होंगी जो 4 किलोमीटर को कवर करेंगी। 171 एलिट राइडर्स होंगे फ्रॉम 29 टीम, 35 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैस्कट का नाम इंदू रखा गया है जो जाइंट स्क्विरल के इंस्पायर्ड है, जो भीमाशंकर फॉरेस्ट एरिया में मिलती है। जिसको देखें तो इट इज एजाइल, रेजिलेंस एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को दर्शाती है। इसी के साथ अगर हम सीएम फडणवीस की बात करें तो वेटरन साइक्लिस्ट श्रीमती भावे जी को फैसिलिटेट करा है अलॉन्ग विद द प्री के प्रणीति सोमानी, सोमन, भरत सोनवाने जी, आकाश मेहत्रे, पूजा धनोले, जो इनका कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट रहा है साइकिलिंग में उसके लिए। पुणे ग्राउंड टूर इज प्रेजेंटेड बाय बजाज एंड इसको सपोर्ट कर रहा है सीरम ऑफ इंडिया, बंधु एंड पश्चिम। तो लोगो, जर्सी और मैस्केट को अनवेल किया गया है इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनल यूके 2.2 स्टेज साइकिलिंग रेस में फॉर द बजाज पुणे ग्रांड टूर 2026। ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इससे 23 जनवरी को होगा। 5 स्टेज रेस होगी। मैस्केट इंडू है जो इंडेंजर्ड इंडियन जायंट स्क्वायरल से इंस्पायर्ड है, जो फॉरेस्ट ऑफ भीमशंकर भीमशंकर फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। के साथ में महाराष्ट्र सीएम साइक्लिस्ट को फैसिलिटेट भी करा है। पुणे ग्रैंड टूर प्रेजेंट किया जा रहा है बजाज के द्वारा। इसे सीरम इंडिया, बंधु एंड पश्चिम ग्रुप के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस प्रोग्राम को लॉन्च करा है। एक फॉर्मल रीएक्टिवेशन भी किया है नेशनल ओलंपिक एकेडमी को। तो बेसिकली अगर हम एनओई बात करें तो ये नेशनल फ्रेमवर्क है जिसकी ओलंपिक इकोसिस्टम के रिगार्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिलीवर किए जा सके। तो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की कोलैबोरेशन में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिकली एनओए को रीएक्टिवेट किया गया है जिससे कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट का काम करे फॉर ऑनलाइन ओलंपिक एजुकेशन, लर्निंग, रिसर्च एंड डायलॉग्स इन इंडिया। अकेडमिक और इंस्टीट्यूशन रोल के अलावा ये डायरेक्टली एथलीट्स और उनके एजुकेशन को भी उसके साथ काम करेगा। एंड इसी के साथ में ये फर्दर आईओए के साथ में कोलैबोरेट करेगा कि इंडिया के ओलंपिक एजुकेशन को हम ओलंपिक चार्टर और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में हम अलाइन कर सके। आईओए के प्रेसिडेंट है उषा जी, इन्हें अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ एनओए का भी। गगन नारक हु इज द वाइस प्रेसिडेंट आईओए और ओलंपिक मेडलिस्ट is being appointed as a director of NOA. तो नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड नेशनल ओलंपिक एकेडमी को भी फॉर्मली रीएक्टिवेट कर दिया गया है। पीटी उषा जी को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट एंड गगन नारंग जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर।
तो बेसिकली एनओईडीपी एक फ्रेमवर्क होगा जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एजुकेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिलीवर करेगा अक्रॉस द ओलंपिक इको सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, इन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्म से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो आई विल बी जस्ट रीडिंग हेल्प ऑफ द स्मार्ट पॉइंट्स। तो बेसिकली इन्होंने 10 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं। हाईएस्ट स्कोर 99 रहा है along with 22 कैचेस एंड 2 स्टंपिंग। ओडीआई में फीचर्ड इन 120 मैचेस मैचेस। हाईएस्ट स्कोर 170 रहा है along with 85 catches and 38 stumpings. T20 इंटरनेशनल में featured in 162 matches. Highest score 148 not out alongside 65 catches and stumpings. She is the 8-time World Cup winner. Women T20 World Cup 2010, 2012, 14, 18, 20, 23 and also ODI World Cup in 2013 and 22 win. It's all about the Alyssa Heller. हमारे पास जो important है लास्ट लाइन वर्ल्ड कप विनर वाली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान को कमीशन करा है, जो कि बहुत ही एक मॉडर्न वॉरशिप इक्विप्ड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapults। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम था जिससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के द्वारा यूज किया जाता है। और बाकी जो 3 चाइनीज़ कैरियर है लियाओनिंग, शेंडोंग एंड फुजियान कन्वेंशनली पावर्ड है एंड चाइना 4th एयरक्राफ्ट बना रहा है जैलियन, जो कि न्यूक्लियर प्रपोल्शन भी कर सकता है, जिससे वो अपनी इंफ्लुएंस को बढ़ा सके और ग्लोबल रीच को इंक्रीज कर। तो बेसिकली फ्यूजियन जो है ये लार्जेस्ट है अभी जो 3 है उसमें, एंड ये 80,000 का कर सकता है, 80,000 टन का डिस्प्लेसमेंट है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट बीबीसी रिपोर्ट, चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑपरेटिंग फ्लीट बन गया है। फ्लीट है ऑफ 234 वॉरशिप, जो कि यूएस नेवी से भी ज्यादा है। इंडियन नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य को ऑपरेट कर रहा है। तो चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन को कमीशन करा है, जो कि एक मॉडर्न वॉरशिप है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है। इसी के साथ तीनों चाइनीज कैरियर जो है कन्वेंशनली पावर्ड है। बीबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेटिंग बन गया है, जिसमें 234 वॉरशिप्स। इंडिया में दो आप देखेंगे नेवी के द्वारा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य। लूना टाइम एपिफर्मिस। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने एक वर्ल्ड का फर्स्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करा है LTE-440, शॉर्ट फॉर लूना टाइम एपिफर्मिस, जिससे कि ये मून पर जो है टाइम के लिए इसे लगाया गया है। तो इसे बनाया गया है पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी नानजिंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चाइना के द्वारा। इसमें आप देखेंगे तो टाइम जो है सेम स्पीड से मूव नहीं करता हर जगह, क्योंकि मून में आप देखेंगे तो ग्रेविटी थोड़ी कम है। क्लॉक्स बहुत जल्दी फास्टर रोटेट करेंगी, मूव करेंगी देन द अर्थ बाय अबाउट 56 ऑफ अ सेकंड। इस वजह से यहाँ पर देखें तो ये इफेक्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। मे सीम स्मॉल बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिल्ड्स अप। सो अर्थ का टाइम जो है फॉर लूनर मिशन इज स्लोली इंट्रोड्यूस्ड एरर, और इस वजह से लॉन्ग टर्म ऑपरेशन होते हैं वो अनरिलायबल हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी वॉच बनाई है, टाइमर सेट करा है, जिससे कि मून की लोअर ग्रेविटी को मोमेंट को भी हम जो मॉडल जो है इस तरह से बनाया गया है कि उन सब फैक्टर्स को कंसीडर करेगा एंड टाइम को कैलकुलेट करेगा। इसी के साथ ये इवेंट जो है इट अलाउ इवेंट्स ऑन द मून बी एक्यूरेटली अलाइन विद द टाइम कीपिंग सिस्टम जो हम यू अर्थ पे यूज कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो मेथड है इट स्टेज एक्यूरेट विद इन द a few tenths of the nanoseconds even projected over 1000 years। इसी के अलावा ये जो मॉडल है इसको यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, जिससे लूना टाइम और अर्थ टाइम को एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट किया जा सके और कंपेयर किया जा सके। चाइनीज साइंटिस्ट ने वर्ल्ड के फर्स्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम लूना टाइम एपी1 LTE-440 को डेवलप करा है, तो ये मून के टाइमिंग को मैच कर सकते हैं। देयर इज अ टीम ऑफ पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, इन्होंने मिलकर के इसे बनाया है। और ये मॉडल को डिटेल पब्लिश किया गया है जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 60 सेकंड मिशन जो है इट एनकाउंटर्ड सम एनोमली ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ द फ्लाइट, और ये सेकंड कॉन्सेक्यूटिव पीएसएलवी सेटबैक रहा है फॉलोइंग द पीएसएलवी C1 मिशन जो मई 2022 में 25 में हुआ था।
तो ये अपने साथ में प्राइमरी पेलोड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेशनल 1 को लेके जा रही है, जिसे अन्वेषा भी बोलते हैं। के साथ कुछ 14 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी हैं एंड अ कैप्सूल इनटू अ री-एंट्री ट्रैजेक्टोरी इन द मैराथन मिशन। तो बेसिकली ये पीएसएलवी C-62 जो है, इट इज 44.4 टॉल पोलर सैटेलाइट, जो फर्स्ट लॉन्च पैड से इसे जो है लिफ्ट किया गया था, लिफ्ट ऑफ किया गया था इन अ कमर्शियल मिशन फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। So this is the 64th flight and fifth mission of PSLV DL variant. So notable secondary payload was IULSAT, the Bangalore-based startup Orbit and Aerospace के द्वारा बनाया गया है। इंडिया का फर्स्ट ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग डेमोन्स्ट्रेटर है। इसके अलावा केआईडी री एंट्री कैप्सूल यूरोपियन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से स्पेनिश स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है, which is designed to splash down in the South Pacific, मतलब कि जब भी आएगी तो वो साउथ पैसिफिक ओशियन में स्प्लैश करेगी। Now, the flight includes a mix of CubeSats and small satellites from universities and startups, जिसमें मिशन जो है ध्रुव स्पेस से भी है एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 62 सेकंड मिशन जो है, यहाँ कुछ एनोमलीज देखी गई है। पीएसएलवी C-62 के अंदर प्राइमरी पेलोड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेशनल 1 अन्वेषा कहा जा रहा है, ये कैरी कर रहा था और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट थी एंड देयर इज अ कैप्सूल इनटू अ री एंट्री ट्रैजेक्टरी से फर्स्ट लॉन्च पैड से लिफ्ट ऑफ किया गया था एंड ऑल्सो नोटेबली सेकेंडरी पेलोड जो है आयुष सेट जो है डेवलप किया गया ऑर्बिट एट एरोस्पेस के द्वारा, इंडिया का फर्स्ट ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग डेमोन्स्ट्रेटर। केआईडी री एंट्री कैप्सूल जो है इसे डिजाइन किया गया है टू स्पेस डाउन इन द साउथ पैसिफिक ओशियन। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में, डायरेक्टर वी नारायण जी है एंड फॉर्मेशन इसका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो यहाँ पर इट हैज प्रपोज्ड 3 सेपरेट ऑनगोइंग मर्ज किया जाएगा विद इट्स फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ये फंड कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे एलोकेट किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम वेटेज जो है नईली एडेड असेसमेंट्स को दिया जाएगा, जिसमें रिफॉर्म इनिशिएटिव्स और माइलस्टोन्स स्टेट अचीव करेंगी उन्हें दिया जाएगा। तो इसे मर्ज किया गया है पीएमआरकेवी के अंदर, वो है कृष्णोत्तनी योजना, जिससे कि फार्मर्स इनकम को बूस्ट मिलता है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एंड नेशनल बी एंड हनी मिशन। तो यहाँ पर दिस ऑल थ्री आर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करी थी विद द यूज ऑफ द फंड्स जो जॉइंटली प्रोवाइड किया जा रहा था दोनों के द्वारा। और अगर हम एनबीएचएम की बात करें, नेशनल मिशन फॉर नेशनल बी हनी मिशन, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम से फंड किया जा रहा था और इम्प्लीमेंट किया जा रहा था सेंटर के द्वारा। नाउ, जो प्रपोज अम्ब्रेला स्कीम है, ये इम्प्लीमेंट होगी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ड्यूरिंग द 16 फाइनेंस कमीशन साइकिल, जो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मार्च 2031 में एंड होगा। तो पूरी तरह से फंड जो है सेंट्रल स्टेट रेशियो में 60-40 में होगा, 90:10 और 100% फॉर यूटीज। प्रपोज मर्जर जो है वो नीति आयोग के रिकमेंडेशन के से अलाइंड है। प्रपोज मर्जर में देखें तो फंड्स का जो अलोकेशन है स्टेट्स को, ये 5 की पैरामीटर्स पे डिसाइड होगा विद द मैक्सिमम वेटेज जो है वो असेसमेंट बेस्ड दिया जाएगा ऑन द रिफॉर्म इनिशिएटिव एंड माइलस्टोन अचीव बाय द स्टेट। ये पैरामीटर इज नॉट प्रेजेंट द पैरामीटर इज नॉट प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, पहली वाली गाइडलाइंस में नहीं थे। अकॉर्डिंग टू पीएमआरकेवीवाई गाइडलाइन, इंटरस्टेट एलोकेशन ऑफ द फंड वो बेस्ड है ऐसे क्राइटेरियाज पे, जैसे कि परसेंटेज शेयर ऑफ द नेट अनइरिगेटेड एरिया इन द स्टेट टू नेट अनइरिगेटेड एरिया ऑफ ऑल स्टेट, देन परसेंटेज ऑफ small and marginal farmers in the state compared to the national number, percentage of the youth population in the state compared to the national count. So these are the things जिसके थ्रू यहाँ पर ये पूरा allocation जो है इन क्राइटेरियाज पे बनाया जाता है। यूनियन कैबिनेट ने पीएमआरकेवीवाई और केवीवाई का इम्प्लीमेंटेशन 2021-22 से 2025-26 ये अप्रूव करा था। इसके लिए 1.01 लाख करोड़ रुपीस 2024 में रखे गए थे। देन एनएमएनएफ जो है इसे 2024 नवंबर में अप्रूव किया गया और इसके लिए बजट आउटले रखा गया है 2481 करोड़ रुपीस टिल मार्च 2026। अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना was initially called as PMRKVY, इसे 2007 में लॉन्च करा था। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। क्विक रिवीजन लेते हैं हम, 3 ऑनगोइंग कोई मर्ज करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ में।
इसके लिए 5 साल के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है और ये 3 एक सेकेंड, कृषोन्नति योजना, जिससे कि फार्मर्स की इनकम जा सके, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल बी एंड हनी मिशन, तीनों को मर्ज किया जा रहा है। तो पीएमआरकेवीवाई, केवी एंड केवाई एंड एनएमएनएफ ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और बी एंड हनी मिशन जो है सेंट्रल सेक्टर्स। तो ये जो प्रपोज स्कीम है इसे 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर द 60 फाइनेंस कमीशन साइकिल और फंडिंग सेंटर स्टेट में स्टेट्स के बीच में 40 में होगा, नॉर्थ ईस्ट हिमालय स्टेट में 90% और यूटीज में 100% रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं हम हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स। तो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया इज रैंक्ड 80 ग्लोबली। पिछले साल से 5 साल का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स वीजा फ्री वीजा ऑन अराइवल एंड ईटीए एक्सेस कर सकते हैं डेस्टिनेशन आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंगापुर इज लीडिंग वीजा फ्री एंट्री टू 192 फॉर द थर्ड ईयर। के बाद जापान एंड साउथ कोरिया आते हैं सेकंड प्लेस पे एंड थर्ड प्लेस पे। देन डेनमार्क जो है सेकंड प्लेस पे ही, साउथ कोरिया और जापान है, सॉरी। डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन एंड स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड ये सब थर्ड प्लेस पे है जिनमें 186 डेस्टिनेशन का एक्सेस है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस की रैंक 10th हो गई है। यूए अलॉन्ग विद यूरोपियन कंट्रीज और ये सब आपको 5th स्टेट पे देखने को मिलेंगे। चाइना 59th रैंक पे है। यूए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर इन द यू नो कंप्लीटली 220 ईयर्स। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स हुआ है, रैंकिंग आई है। इंडिया की 80th रैंक है। नंबर ऑफ डेस्टिनेशन जो इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर सकते हैं करते हैं और विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री वो है 55। टॉप कंट्री है सिंगापुर, सेकंड पे जापान और साउथ कोरिया है, थर्ड पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पे 10 यूरोपियन कंट्रीज है, पे यूएई, हंगरी, पोर्टुगल, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया है, टेंथ पे यूएसए और पाकिस्तान 98 पे है, चाइना 59 पर है। स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर जो रहा है ओवर द पास्ट 20 इयर्स इट वाज यूएई। लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, सीरिया का और इराक का। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। एंड देयर इज ऑटोडेस्क, इन्होंने एक एमओयू साइन करा है जिससे ये डिजिटल डिजाइन को एडवांस कर सकते हैं एंड स्किल्स को यहाँ पर फैकल्टीज और ट्रेनर्स के लिए उनको स्किल अप कर सकते हैं इन द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया। इसके थ्रू हम ट्रेनर्स और एजुकेटर्स को डिजिटली स्ट्रेंथन करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को एनहांस करेंगे, इंडिया के वर्कफोर्स को इवॉल्विंग नीड्स के साथ में प्रिपेयर करेंगे जैसे आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ऑटोडेस्क स्टेट ऑफ डिजाइन एंड मेक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 52% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सर्वे सेज दैट एआई रिलेटेड स्किल्स जो है उनकी टॉप हायरिंग प्रायोरिटी रहने वाली है इन फ्यूचर। तो डीजीटी और ऑटोडेस्क ने मिलकर के एक एमओयू साइन करा है जिसमें डिजिटल डिजाइन्स को एडवांस करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ में फैकल्टी और ट्रेनर्स के लिए इन स्किल्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं। ऑटोडेस्क का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। प्रेसिडेंट एंड्रयू एननगोस्ट है। फाउंडेशन 1982 में रखा गया था। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इसका इंडिपेंडेंट चार्ज जयंत चौधरी जी के पास में है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मथुरा, यूपी। नेक्स्ट है 2026 टाटा स्टील टेस्ट इंडिया वुमेन्स ब्लिट्ज। तो इंडियाज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और उनके जर्मन काउंटर पार्ट ने एक एमओयू साइन करा है जिससे ये हाइड्रोजन को इंटीग्रेट, ओके आई एम सॉरी दिस टाइटल इज रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने एक एमओयू साइन करा है जिससे ये हाइड्रोजन को कंट्री के नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इसी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एमओयू है बेसिकली इट वाज एक्सचेंज ड्यूरिंग द जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो है विजिट पे आए थे इंडिया में। टोटल 19 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, actually marking a milestone of 25 years strategic partnership, right? Indo-German roadmap on higher education is also launched and इसी के साथ में अगर हम बात करें कुछ collaborations यहाँ पर एग्री किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड चेराइट यूनिवर्सिटी। तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। वन मोर थिंग, जर्मनी ने वीजा फ्री ट्रांजिट जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अनाउंस किया है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, पीआरबी दैट इज पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और डीवीडब्ल्यू जर्मनी बेस्ड है, के बीच में एमओयू साइन करा है जिससे कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करेंगे टू इंटीग्रेट हाइड्रोजन इन इंडिया नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। एनआईई, एलआईटी इंडिया एंड
टेक्नोलॉजी ने एमओयू साइन किया है फॉर सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स डेवलपमेंट। इंडो जर्मन रोड मैप ऑन हायर एजुकेशन, एक यहाँ पर डील साइन हुई है ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप एंड हेल्थ केयर के बीच। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी हैदराबाद में बनाया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड चराइट यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन करा है। इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। वीजा फ्री ट्रांजिट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अनाउंस करा है। एंड यूरो 1.24 बिलियन को यहाँ पर कमिट करा है इन द न्यू फंडिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनर। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमियर और चांसलर है फ्रेडरिक बर्स। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम मिसलेनियस न्यूज पे। तो 15 जनवरी को 78th आर्मी डे बनाया जाता है, जिसकी थीम थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग इन डेटा सेंट्रिसिटी। आधुनिक भारत के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी बुक है जिसे ऑथर करा है विजय द्विवेदी ने। 1720 मेगावाट कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में ऑन द कमला रिवर, जो कि सुबनसिरी रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अहमदाबाद में। इसके चीफ गेस्ट थे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। इट इज ऑर्गेनाइज बाय उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट। चलिए हमारे सारे न्यूज आर्टिकल्स हो गए हैं। नाउ लेट्स क्विकली डू द क्वेश्चन सेगमेंट। तो आपको यहाँ पर इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है? 75, 80, 85, 90 एंड 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआई के रिगार्डिंग, जिसके लिए अभी जो एनएसओ ने डेटा रिलीज करा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। The headline retail inflation for December 2025 over December 2024 stood at 1.33% provisional, while the year-on-year inflation based consumer food price was negative at -2.7%. Rural sector में headline inflation increased from 0.10% in November to 0.76% in December, and food inflation improved from -4.05% to -3.08%. In urban sector, headline inflation rose from 1.4% to 2.3%, and while urban food inflation increased from -3.6% to -2.09%. Among the major categories, हाउसिंग इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 2.95% इन नवंबर, 2.86% इन दिसंबर, व्हाइल हेल्थ एंड एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट्स जो है यहाँ पे भी कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है एज कम्पेयर टू नवंबर। अब आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एंड ये आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर वीडियोस।